हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6th एडिशन। और यहाँ पे है हमारा चैप्टर 22 पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट से ही रिलेटेड आगे जो सारे चैप्टर है, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ये सब चीज़ें जो हैं वो सबके सब सिर्फ ये एक ही चैप्टर से एसोसिएटेड है, दैट इज पार्लियामेंट। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ कौन कौन होंगे? सबसे पहले लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा, एंड तीसरे जो होंगे थर्ड विल बी प्रेसिडेंट। ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहाँ से उठाया है? ये हमने उठाया है ब्रिटेन से। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटेन का सिस्टम वी हैव अडॉप्टेड। अब ब्रिटेन में इस मॉडल को बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि वहां पे जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम वेस्टमिंस्टर है। अब इसके अंदर दो चीजें होंगी। पहली चीज वेस्टमिंस्टर मॉडल में होती है बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म मीन्स कि दो चैम्बर्स होते हैं हाउस के, यानी कि एक जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, एक है लोकसभा। अगर हम वही चीज ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोकसभा जैसी चीजों को बोलते हैं वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। राज्यसभा इज अपर हाउस, राज्यसभा कौन? अपर हाउस, एंड लोकसभा इज लोअर हाउस। वेरी गुड। तो फर्स्ट चीज वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या होगा? बायकैमरलिज्म। हमारे यहाँ पर भी बायकैमरलिज्म है, यानी कि राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वेस्टमिंस्टर मॉडल में होता है कि कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर। कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर। न्यूक्लियस ऑफ पावर का मतलब क्या है? जो मेन पावर होगी ना वो कैबिनेट के पास होगी। ये हमने देखा था अपनी लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से कैबिनेट के पास पावर होती है। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, आप इसका प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देखिए, आपको कैबिनेट की पावर का अंदाजा होगा। सो कैबिनेट इज व्हाट? कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर। दिस इज व्हाट? दिस इज ब्रिटेन्स वेस्टमिंस्टर मॉडल, ब्रिटेन का अपना वेस्टमिंस्टर मॉडल, दैट इज बायकैमरलिज्म एंड कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर। नेक्स्ट थिंग जो आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन होता है। अगर कोई भी हमें एक्ट बनाना है या कोई भी हमें लॉ बनाना है तो सबसे पहले उसका जो मोशन होगा या उससे रिलेटेड जो सारी चीजें होंगी वो इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगी? तो इट इंट्रोड्यूसेस इन पार्लियामेंट, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन हुआ। फिर इस चीज पे क्या होती है? इसी चीज पे डिस्कशन होता है कि हाँ ठीक है, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत है। थर्ड स्टेज पे क्या होगा? वहां पे होती है वोटिंग कि हमें इसको लागू करना है या हमें इसे लागू नहीं करना है। बट ये सारा प्रोसेस कैसा होता है? ये सारा प्रोसेस काफी स्लो होता है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जब हमारा ये सारा कुछ मॉडल बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा सिस्टम रखें या यूएस वाला सिस्टम रखें। यूएसए में क्या है? यूएसए में मेजॉरिटी ऑफ द पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकता है। तो इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में हम चाहते थे ऐसा कुछ जिससे हम मिलजुल के रह पाए, क्योंकि भाई अभी अभी आज़ाद हुए थे, हमारा बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम था सारा का सारा। सो वी वांटेड समथिंग जो कि बहुत सही तरीके से वर्क करें। तो इस वजह से हमने क्या चुना? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है?
सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाती है वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन यानी कि आप ये देखो, लोकसभा में भी लोग आ रहे हैं, राज्यसभा में भी लोग आ रहे हैं, तो उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर इसके अंदर था सेकंड चीज़ क्या थी, फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। हमें ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, ब्रिटेन वाले सिस्टम, इससे हमें ठीक है हमें जानकारी थी। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हम प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जा रहे हैं। कैसे, आप ये देखिए, जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन, वो क्या होते हैं, पीएम अपनी किचन कैबिनेट में ले रहे हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा मुद्दा हुआ, तो वो क्या हुआ, वो पीएम के किचन कैबिनेट में उस चीज़ को शुरू किया गया, उसी पे मुद्दा उठा गया, उसको कोई पार्लियामेंट में नहीं हुआ, उसमें कोई डिस्कशन वोटिंग नहीं हुआ था कि हमें करना है नहीं करना। तो धीरे धीरे ये जो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी चीजें स्लोली स्लोली शिफ्ट होते जा रही हैं। देन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टर्म है यहाँ पे, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस। उसके अलावा इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, तो हम भी बोल देते हैं। अच्छा, राज्यसभा को अपर हाउस कहने का क्या रीज़न है, ये ऐसा सवाल हमारे जहन में बहुत हजार बार आता है। इसका सही उत्तर क्या है कि जब ब्रिटेन में सब चीज़ें शुरू हुई थी ना, ये मोनार्की वगैरह हट के लोगों को राइट्स देने की बात करी, तो वहाँ पे जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, यानी कि उनके यहाँ का राज्यसभा, उसमें सारे रिच लोग जाते थे, इन्फ्लुएंशियल लोग जाते थे, तो इसीलिए इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता था और इनको अपर मानते थे, तो इसीलिए इनको वो अपर बोल देते थे। और उसके बाद जैसे ही कॉमन लोग आने लगे, कॉमन पीपल, तो उन्होंने कहा ठीक है कॉमन पीपल तो लोअर लोग हैं, तो इसलिए उनको लोअर हाउस बोलते थे। सो दैट्स वाई राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के पास, इनफैक्ट कंपैरेटिवली बहुत लो पावर होती है राज्यसभा के पास, बट स्टिल वी कॉल्ड इट अपर हाउस। उसके अलावा राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की काउंसिल क्यों, बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ पे मेंबर्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वॉइस ऑफ स्टेट। जो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव और राज्य की आवाज कौन होता है, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। मेंबर आते कैसे हैं, वो पॉपुलेशन की बाइफर्केशन पे आएंगे, यानी कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उस स्टेट से ज़्यादा मेंबर आएंगे, जिसका कम होगा उससे कम मेंबर आएंगे। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से यूपी में बहुत तकड़ी पॉपुलेशन है तो 31 मेंबर आते हैं, वहीं गोवा से ये मेंबर एक ही आ पाता है। सो अब राज्यसभा बनाया क्यों गया था, बिकॉज फेडरलिज्म के कंसेप्ट्स को बरकरार रखने के लिए। फेडरलिज्म में क्या था, बाइकैमरलिज्म, दो चीजें थी। तो बाइकैमरलिज्म में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको राज्यसभा दूसरा हाउस बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज, राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है किस पे, लोकसभा पे। चेक्स एंड बैलेंसेस किस पे रखेगा, वो लोकसभा पे। यानी कि कोई भी बड़ा लॉ बनना होता है तो लोकसभा में भी पास करना पड़ेगा आपको, राज्यसभा में भी पास करना पड़ेगा। बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। मना कर दिया राज्यसभा ने, नहीं पास किया, तो एक्सेप्ट मनी बिल आप जो है वो बिना राज्यसभा के नहीं कर सकते हो, आप लॉ नहीं बना सकते हो। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो राज्यसभा होता है। अब जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, भाई आप और हम वोट देने तो नहीं जाते उन्हें, तो इलेक्ट होते कैसे हैं वो, तो इनको इलेक्ट करते हैं इन्हीं के स्टेट के एमएलए। फॉर एग्जांपल, मुझे उत्तर प्रदेश से चुनना है राज्यसभा के मेंबर को, तो कौन चुनेगा, तो यूपी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ना, यानी कि एमएलएज, वो चूज करते हैं स्टेट को राज्यसभा में कौन रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा नहीं कि मेरी डिस्क्रिशन से चुनेंगे,
ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, उससे राज्यसभा में हम क्या पहुंचाएंगे? उससे हम राज्यसभा में मेंबर्स को पहुंचाते हैं। सो दिस इज डन बाय एमएलए ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स के अलावा इट इज ऑल्सो डन विद दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि इनकी भी अपनी यूटी होने के बावजूद भी इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से आर्टिकल में है? 239AA। ये बहुत मुद्दे में चल रही है ये बात। सो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के, एमसीक्यू बनने के बहुत मेजर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अभी बात क्या चल रही है कि दिल्ली में जो मेजर पावर्स है वो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको पास करने की बात चल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे बहुत मुद्दा चल रहा है। 239 में बोल रहा है लेफ्टिनेंट को, गवर्नर को पावर मिलती है। 239AA में बोला जाता है कि जी नहीं, किसको पावर है? लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है। इनफैक्ट शुरू में जो पुलिस था या पब्लिक ऑर्डर था या लैंड था, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज बनने थे उसकी सारी पावर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि गवर्नर के हाथ में थी। बाद में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो गवर्नर है, गवर्नर विल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। अब एड एंड एडवाइस क्या थी? बाइंडिंग थी। तो इस चीज़ पे काफ़ी मुद्दा चल रहा है, अब भी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। सो इसका इसलिए क्वेश्चन इस साल बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब जो आप ये देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा जो होती है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा है परमानेंट। ये आप स्टार बना के लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि राज्यसभा परमानेंट है, बट राज्यसभा के मेंबर परमानेंट नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर, हर साल, एट द एंड ऑफ एवरी 2 years, हर 2 साल के अंत में 1/3 ऑफ मेंबर्स क्या हो जाते हैं? 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ एवरी 2 year 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स विल बी रिटायर। राज्यसभा परमानेंट है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगी, पर उसके जो कंपल्सरी रिटायरमेंट किसका है? मेंबर्स का हो जाता है। इससे क्या रहेगा? इससे कांस्टेंट नंबर मेंटेन रहता है और प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करेंगे जो आपका रिटायरमेंट होगा उसके लिए। अब मैक्सिमम जो मेंबर है राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? सो मैक्सिमम सैंक्शन्ड मेंबर वो हैं 250। 250 कैसे? 238 जो होंगे वो तो स्टेट्स वगैरह से आएंगे, प्लस 12 जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? दे विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको कौन नॉमिनेट करेगा? इनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। सो 12 members should be nominated by the president, that is under article 80। आर्टिकल 80 के अंदर है ये। और अब ये मेंबर होने क्या चाहिए? उनकी मेंबर्स की भाई कुछ कंडीशंस भी तो होंगी ना। तो कौन कौन से मेंबर को नॉमिनेट करना है? तो उनके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज या प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। इन मेंबर के पास प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। किन फील्ड्स में? इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये मेंबर साइंस की फील्ड के हो सकते हैं। सेकेंड, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। थर्ड, in the field of arts, and fourth, in the field of social work। 1 2 3 4 ओनली, सिर्फ इन्हीं चारों फील्ड के लोग राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनके अलावा कोई भी नहीं। सो साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल वर्क। अच्छा, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि टर्म जो था 5 years का टर्म था, 5 years का टर्म था या किस तरीके से? आफ्टर 5 years मान लो आप, आफ्टर 5 years
अगर मान लो एक मेंबर था, उसकी डेथ हो जाती है, अब इस केस में क्या होगा, वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स का। अब वैकेंसी हो गई, अब उस वैकेंसी में एमएलए ने जिसको भेजा वो सिर्फ 1 ईयर तक रहेगा, यानी कि सिर्फ रिमाइंडर टर्म तक। ऐसा नहीं है कि उनका टर्म फिर अगले 6 साल तक होगा। रिमाइंडर टर्म क्यों, क्योंकि हमें राज्यसभा 250 मेंबर की कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ना, हम ऐसा 251 थोड़ी ना कर देंगे उसको, तो दैट्स वाई वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड में होगा। तो द न्यू मेंबर विल सर्व ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अब देखिए कुछ एक चीज हो जाती है। अच्छा, चेयरमैन कौन था आपका राज्यसभा का? चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स हमने देख लिया था इसको। वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा जो है, हमें पता है राज्यसभा लोकसभा से थोड़ी पावर में वीक होती है, बट राज्यसभा के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा में हो सकते हैं, यानी कि राज्यसभा इसमें अलोन जो है वो डिसीजन ले सकती है। तो ऐसे कौन से, ऐसे 3 मुद्दे होते हैं। पहला है मोशन टू रिमूव चेयरमैन। चेयरमैन कौन? वाइस प्रेसिडेंट। मोशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन, यानी कि अगर इन्हें चेयरमैन को रिमूव करना है तो इनका मोशन कहाँ से पास आउट होगा? इनका मोशन जो है वो शुरू होगा राज्यसभा से, राज्यसभा ओनली। तो दिस इज राज्यसभा की इम्पोर्टेंट पावर। सेकेंड चीज, राज्यसभा की इम्पोर्टेंट पावर कहाँ से आ जाती है? वो आती है आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 249 में क्या है कि अगर राज्यसभा को लगता है, इफ राज्यसभा फील्स कि देयर शुड बी एनी डिसीजन दैट शुड बी टेकन, उस समय अकेली राज्यसभा पार्लियामेंट बन जाती है। यानी कि कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि लोकसभा नहीं है वहां पे, या लोकसभा फॉर सम रीजन एब्सेंट है और राज्यसभा ही है जो परमानेंट बॉडी है, तो अगर इमरजेंसी में कोई उनको डिसीजन लेने हैं तो तब अकेली ही राज्यसभा ही पार्लियामेंट बन जाएगी। तो सेकेंड आ जाता है आर्टिकल 249। अब थर्ड चीज जिसमें राज्यसभा का अपना डिस्क्रिशन चलता है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 312 आर्टिकल 312 में क्या आ जाता है आपका? ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, इसकी भी जो इम्पोर्टेंट पावर है वो किसके पास है? वो राज्यसभा के पास है। तो 3 टाइप ऑफ मोशंस जो कि सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कहाँ पे? राज्यसभा अलोन। तो ये वो तीनों थे। देन कम्स लोकसभा। अब हम जानेंगे थोड़ा सा लोकसभा के बारे में कि लोकसभा जो है वो उसकी मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, किस तरीके से वर्क करती है, वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले जो लोकसभा है उसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन पीपल, लोअर हाउस बोलते हैं, और हम हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन, ऐसा कुछ करके हम इसे बोल सकते हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो है 552 मेंबर्स, यानी कि 552 मेंबर इसमें हो सकते हैं। अब 552 में से जो 530 मेंबर्स हैं वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होके जाएंगे, कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट्स, जो भी सारे स्टेट्स हैं उससे डायरेक्टली इलेक्ट होके जाएंगे। अब 20 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, वो भी डायरेक्टली इलेक्ट, बट ये कहाँ से होंगे? यूटीज से होंगे। एंड थर्ड बचे कितने? 2 मेंबर। तो 2 मेंबर इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी मे नॉमिनेट। कौन नॉमिनेट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। और कहाँ के होने चाहिए ये मेंबर? ये मेंबर होने चाहिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स।
और में है, यानी कि अगर उन्हें लग रहा है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अगर एंग्लो इंडियन का नहीं है तो उन दो मेंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस कम्स आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द प्रेसिडेंट थिंक under article 331 he can nominate maximum 2 member of Anglo-Indian community if they are not adequately represented। so इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टर्म ऑफ लोकसभा कितना है? टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा कितना है? तो वो भी कितना है? 5 years ही है। जैसे राज्यसभा में क्या था, वहां पे कोई टर्म नहीं था, राज्यसभा का टर्म परमानेंट है, वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। बट यहाँ पे लोकसभा का भी टर्म 5 year और आपका लोकसभा का टर्म भी 5 year, मेंबर का भी टर्म 5 year ही होता है, क्योंकि हर 5 साल बाद ये डिसॉल्व होती है और एक नई लोकसभा बनती है। सो ये क्या है? टर्म। अच्छा, इसको क्या एक्सटेंड भी किया जा सकता है? हाँ, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी अगर लगती है 352 वाली, तो इसको 1 year एट अ टाइम इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। दिस कैन कंटिन्यू। सो अच्छा, अब जो ये लोकसभा होती है ना, इसको क्यों बोलते हैं हम कि लोकसभा की जो पावर है ना वो राज्यसभा से ज्यादा है? जो लोकसभा है उसका पावर आपके राज्यसभा से क्या है? कम है। तो कम नहीं, ज्यादा है। तो लोकसभा की पावर हम क्यों बोलते हैं कि राज्यसभा से ज्यादा है? तो सबसे पहले आप ये देखिए आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 डील्स विथ, किससे डील करता है 266? इट डील्स विथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया का पैसा है। अब इसमें से जो पैसा निकलेगा या जो भी इस पैसे का काम होगा, इसकी टोटल पावर किसके पास है? इसकी टोटल पावर है लोकसभा के पास। यानी कि जो लोगों का पैसा है उसकी देखरेख कौन करेगा? वो लोग जिनको लोगों ने चुना है। तो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये सारा कंट्रोल जो है वो होता है। सो आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे ही रिलेटेड है आर्टिकल आपका 114। आर्टिकल 114 के तहत कोई भी ग्रांट ऑफ फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं किया जाएगा विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय लोकसभा। यानी कि लोकसभा जब तक ओके नहीं बोल देती तब तक इसमें से कोई पैसा नहीं जाएगा। सो मनी बिल्स के अंदर आ जाता है ये। सो लोकसभा की सबसे मेजर पावर है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या? पैसा। तो पैसे की पावर किसके पास? लोकसभा के पास। तो जिसके पास पैसे की पावर वो ज्यादा ताकतवर। तो दैट्स वाई जो आपका लोकसभा होता है वो कंपैरेटिवली इस मामले में राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मनी बिल्स को पास होना होता है लोकसभा में। राज्यसभा में वो सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी होते हैं, वो हम बिल्स में आगे देख लेंगे। और प्रेसिडेंट भी इसको वीटो नहीं कर सकते। जो वैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट वीटो कर सकते हैं, बट जो आपके मनी बिल्स होते हैं ना, मनी बिल्स, उसको प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते। अगर ये पास हो गया ना लोकसभा में, राज्यसभा में तो हो ही जाना है। तो वो क्योंकि कंपलसरी है, राज्यसभा को करना ही करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट इसको वीटो नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है? दिस इज आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 111 कि प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अगेंस्ट इट। सो दैट्स वाई जो पावर है ये किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। अब देखो जो लोकसभा को चेयर कौन करते हैं? स्पीकर। राज्यसभा को कौन चेयर कर रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन। अब चेयरमैन जो थे वो राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, पर स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। स्पीकर इज मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब मान लो
फॉर सम रीजन स्पीकर अगर एब्सेंट है तो स्पीकर के नीचे एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो काम संभाल लेते हैं। मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, वो भी एब्सेंट है, तो अब क्या होगा कि एक पैनल होता है स्पीकर्स का, पैनल वो बनाया जाता है, उसमें से किसी एक को हम स्पीकर बना देते हैं। अब राज्यसभा में चेयरमैन अगर एब्सेंट है तो एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, तो वो बन जाएंगे। बट अगर मान लो डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो इनके यहाँ पे भी एक पैनल ऑफ मेंबर्स होता है, उसमें से किसी एक को बना दिया जाता है। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन मेंबर होंगे और पैनल ऑफ मेंबर भी मेंबर होंगे, क्योंकि उनको मेंबर्स में से ही बनाया जाता है। अच्छा, अगर वाइस प्रेसिडेंट हमने देखा था कि ये एब्सेंट है, बट मान लो जो वाइस प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, यार हम तो नहीं कर रहे कुछ भी काम, तो अब क्या हो गया, अब हम इस पोस्ट को एब्सेंट नहीं बोलेंगे, अब हम इस पोस्ट को बोलेंगे वैकेंट, VACANT। अब ये पोस्ट क्या हो गई, वैकेंट हो गई। तो इन केस ऑफ वैकेंसी, रेजिग्नेशन हो गया तो वैकेंसी हो गया, तब फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तब आएंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे किसे, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अनदर मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अनदर मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो कि क्या होंगे, टेम्पोरेरी चेयरमैन। यानी कि जब तक हमें कोई अगला चेयरमैन नहीं मिल जाता तब तक डिप्टी चेयरमैन नहीं बनेगा चेयरमैन, तब चेयरमैन बनेंगे वो जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। हमें लगता है कि अगर चेयरमैन चाहे वैकेंट है, एब्सेंट है, डिप्टी चेयरमैन ही पोजीशन हेल्ड करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन the post is vacant and during the vacancy president will nominate another member of Rajya Sabha to be temporary chairman. So ये चीज हमें क्या रखनी है, ये ध्यान रखनी है। अब देखा हमने ये लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर, ठीक है। अब स्पीकर है तो स्पीकर की अपनी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बड़ी सारी चीजें स्पीकर को मैनेज करनी पड़ती है। तो कुछ मेजर पावर है स्पीकर की, वो अगर हम देखें तो एक होता है मेजर पावर, आर्टिकल 110 क्लॉज 3। इसमें कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है ये बताने की फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, स्पीकर की। स्पीकर ने बोल दिया मनी बिल तो मनी बिल, नहीं तो नहीं, तो भाई ने बोला मनी बिल है तो है, नहीं तो नहीं। सेकेंड चीज जिसमें इनको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, दैट इज जब जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कब होता है, जब डेडलॉक हो जाता है किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे, तो अंडर आर्टिकल 108 में है जॉइंट सेशन। तो जब जॉइंट सेशन होगा ना, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो प्रिजाइडिंग होंगे, जो उस समय सब चीजों को प्रिजाइड कर रहे होंगे, तो वो स्पीकर होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं होंगे, क्योंकि राज्यसभा के हेड कौन, चेयरमैन, लोकसभा के कौन, स्पीकर। बट जॉइंट सेशन में हेड कौन, जॉइंट सेशन में हेड सिर्फ स्पीकर, चेयरमैन नेवर, चेयरमैन कभी भी नहीं होंगे। तो एक तो ये मेजर पावर हो गई 110 क्लॉज 3 मनी बिल वाली, कि इफ समथिंग इज मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड करने की पावर किसकी है, स्पीकर की। सेकेंड, जॉइंट सेशन में वो कौन होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि इवन व्हेन लोकसभा डिसॉल्व, इवन व्हेन लोकसभा डिसॉल्व, जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है ना, ऑफिस ऑफ स्पीकर वो अभी भी जिंदा है। यानी कि पूरी लोकसभा खत्म हो गई पर स्पीकर खत्म नहीं हुए, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अदर ऑफिसर्स हैं, अभी भी आंसरेबल होंगे किसको, स्पीकर्स को। तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये ऑफिस कब खत्म होगा, ये ऑफिस खत्म होगा जब फर्स्ट डे होगा न्यू लोकसभा का, देन ये ओल्ड ऑफिस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब तक फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा नहीं होगा तब तक ये ऑफिस डिसॉल्व नहीं होगा। अब फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा हुआ, पहले दिन तो पता नहीं चलेगा स्पीकर कौन है, तो पहले दिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो भी न्यू लोकसभा के
सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं ना, सीनियर मोस्ट मेंबर, उनको कुछ समय के लिए वो स्पीकर बना देते हैं। उसके बाद इनको, अच्छा इनको जो कुछ समय के लिए बनते हैं ना, तो इनको बोला जाता है स्पीकर प्रोटम, इन्हें बोला जाता है स्पीकर प्रोटम। तो कुछ समय के लिए बना दिया जाता है, तो एवरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा। अब ये क्या करते हैं, गिव ओथ टू ऑल द मेंबर एंड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। तो सब जो स्पीकर प्रोटम होंगे वो सबको ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, और जो न्यू स्पीकर होंगे उनके इलेक्शंस भी करवाएंगे। तो न्यू स्पीकर के फिर इलेक्शंस होंगे, फिर उसमें से किसी को भी चुना जा सकता है स्पीकर ऑफ द हाउस। सो दैट्स वाई जो स्पीकर की पोजीशन है, जो स्पीकर की पोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो ये स्पीकर की आप ये देखिए खासियत 1 2 3, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि हाउ द स्पीकर, मेंस में पूछा जा सकता है हाउ ए स्पीकर हैज अ बेटर पावर, या हाउ द पोजीशन ऑफ स्पीकर इज बेटर देन द वाइस चेयर, वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा मनी बिल कौन सा आर्टिकल 110 क्लॉज 3, which article of the constitution deals with the joint session 108, who is the presiding officers of joint session, speaker. So there could be many questions that could be made out of it. So this was about house of speaker. Then comes budget session. Budget session क्या होता है? So we will discuss it in our next part of this video. पार्लियामेंट चैप्टर है, इसके 3-4 पार्ट बनेंगे। So इसको यहाँ तक ध्यान से देखना, लक्ष्मीकांत में आप इसे रीड कर लेना अच्छे से, और ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.